वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता और आज मैं द 1000 फेसेस ऑफ धनजिया इस मूवी का सेकंड पार्ट करने वाली हूँ जो 2020 में आया था। पहले मूवी का और इस मूवी का कोई भी रिलेशन नहीं है एज सच, ये इंडिपेंडेंट स्टोरी है, लेकिन मूवी की थीम वैसी ही है जहाँ पे धनजिया की एक शक्ति है जिसे कुछ योद्धा सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ इविल इस शक्ति के पीछे हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है तब हम थर्ड मास्टर और लू नाम के दो चोरों को देखते हैं जो एक इन में आते हैं। वहाँ पे एक काफी खूबसूरत लड़की मिलती है जो थर्ड मास्टर को ललचाने लगती है। इस लड़की का एक पति और एक बेटा भी रहता है जो इनके बीच में आ रहा था, इसीलिए लू उसके पति को मार देता है ताकि थर्ड मास्टर उस औरत के साथ रह सके। लेकिन तभी इस औरत का बेटा एक अजीब से क्रीचर में बदल जाता है और इन पे हमला करता है। यह अजीब सा क्रीचर एक मकड़ी जैसे दिख रहा था। वो लू पे हमला करके उसे एक जाल में फांस कर मार देता है और अंत में वो क्रीचर उसी लड़की के पैरों पर एक दूसरा क्रीचर था उसके भीतर चला जाता है। तभी वहाँ पे एक दूसरी औरत आती है सफेद रंग के कपड़ों में। उसके हाथ में एक वेसल थी जिसमें से एक काला साया बाहर निकलता है और वो थर्ड मास्टर के शरीर में समा जाता है। ये काला साया एक डीमन था और इन दोनों का भी बॉस था जिसका नाम था बीफांग और ये दोनों भी दरअसल एक डीमंस रहते हैं जो मेन टेम्पल से धनजिया और उसकी डिवाइन पावर चुराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धनजिया को सुरक्षित रखने का काम मास्टर टिलाव कर रहे थे। वो काफी बुजुर्ग थे। वो धनजिया को लेके वहाँ से भाग जाते हैं और इसी टाउन में छुपने के लिए आ जाते हैं और उसी की शक्ति लेने के लिए अब ये तीनों भी इस टाउन में आए थे। धनजिया वैसे ही एक पवित्र चीज होती है जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्ति छुपी हुई थी और ये तीनों डीमंस उसके पीछे थे। इसके अलावा मिस प्लान के योद्धा थे जो इस पूरे दुनिया में शांति लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें जब पता चलता है धनजिया को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है तो वो शक्तिशाली योद्धा भी इस टाउन में आने के लिए निकलते हैं ताकि उन डीमन से धनजिया को बचा सके। अब अगले दिन उसी टाउन में हम शेरिफ जाऊ को देखते हैं। जाऊ की एक दोस्त रहती है ची। उसे शहर का एक अमीर लड़का बुली कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था भरे बाजार में। जाऊ की जब इस बात पे नजर जाती है तब वो ची को वहाँ से छुड़ाता है और उस अमीरजादे को बहुत ही फटकारता है और काफी मारता है जिससे उस अमीर लड़के को बहुत ही गुस्सा आता है। यहाँ पे जाऊ का हम कैरेक्टर देखते हैं। उसकी इस टाउन में काफी इज्जत थी, वो लोगों की काफी मदद करता था। इसी बात पे लोग उसे हमेशा कुछ न कुछ नई चीजें या खाना अगर बना है तो वो उसे देते थे। लेकिन जाऊ उस खाने को लेके गरीबों में बांटता था। वैसे ही आज भी जब उसे लोग खाना देते हैं तब वो एक सोए हुए गरीब बुजुर्ग को सारा खाना दे देता है। इसी दरमियान शहर में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है कि बहुत बड़े दो चोर शहर में आए हैं और उन्हें किसी भी हालत में पकड़ना है। अब थोड़ी देर के बाद हम जाऊ और उसके उसी दोस्त ची को देखते हैं जो अपने घर में बैठे हुए थे और तभी वहाँ पे वो अमीर लड़का आता है, इन दोनों से भी माफी मांगता है और जाऊ को एक गिफ्ट देता है। पहले तो जाऊ ये गिफ्ट लेने से मना करता है लेकिन ये गिफ्ट उनके क्लान के बहुत बड़े लॉर्ड का पुतला था जो बहुत ही प्राचीन योद्धा थे, इसीलिए वो पुतला अपने पास रखता है। जाऊ के पिता शहर के गवर्नर थे और जाऊ अपने काम को सीरियसली नहीं लेता, कानून तोड़ता है, किसी को भी मारता है। ये बातें उन्हें पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसे काफी डांटते हैं और उस चोर को पकड़ने के आदेश उसे देते हैं। अब गुस्से में जाऊ और ची अपना फेस बदल के दूसरे ही दिन शहर के एक खतरनाक जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उस चोर को आखिरी बार देखा गया था। ये लोग उसी इन में पहुंच जाते हैं जो स्टार्टिंग वाला हमने देखा था। यहाँ पे उसे वही औरत दिखाई देती है जो लोगों को वाइन दे रही थी। अब यहाँ पे आसपास वो चोर को ढूंढने जाता है और होटल के अंदर जा पहुंचता है जहाँ पे उस औरत के वो बेटे को देखता है। वो किसी इंसान का शरीर काट रहा था। ये देख के जाऊ काफी डर जाता है क्योंकि वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था और वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके सामने वही मकड़ी जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और उसे जाल में फांस के मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मिस प्लान के सारे योद्धा यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो उस क्रीचर को देखते हैं और उसे मार डालते हैं। लेकिन तभी जो वो खूबसूरत औरत थी वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो भी काफी डरावनी लग रही थी और इनके ऊपर हमला करती है लेकिन ये योद्धा उस औरत को भी मार डालते हैं। जाऊ वहाँ पे बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था तो उस पर जादू करके वो सब कुछ भुला देते हैं। जैसे ही थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है तब वो खुद को उसी होटल में पाता है लेकिन वहाँ पे लोग अलग थे और वहाँ से डर के वो भागने लगता है। लेकिन उसे अभी भी उस मकड़ी के विजन्स आ रहे थे, इसीलिए वो मंडी से भागते हुए निकलता है। जब वो घर पहुंचता है तब उसके घर पे सीनियर ऑफिशियल्स कुछ तलाश कर रहे थे और उनके घर से वही छोटी मूर्ति मिलती है जो उस अमीर लड़के ने इसे गिफ्ट दी थी। अब ये देखते हुए जाऊ और उसके पिता को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि ये मूर्ति कुछ ही दिन पहले चोरी हुई थी। अब यहाँ पे जाऊ बताने की कोशिश करता है कि उसी ने ये मूर्ति एज अ गिफ्ट उसे दी थी लेकिन वो लड़का पूरा पलट जाता है और इन दोनों को भी अरेस्ट करने के लिए कहता है। यानी उस लड़के की चाल थी जाऊ को फंसाने की। अब जाऊ के पिता को पुलिस
पुलिस अरेस्ट करके लेके जाते हैं और यहाँ पे बाकी के पुलिस उसे काफी मारने लगते हैं। वो अधमरे हालत में तड़प रहा था, लेकिन तभी अचानक से हवा का झोंका आता है और वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं उसे लेके जाने वाली ची होती है। और यहाँ पे रिवील होता है कि ची भी उन्हीं योद्धा में से एक है। वो उसे अपने टेम्पल में लेके आती है, लेकिन ची ने इंसानों के सामने जादू का इस्तेमाल किया था, इसीलिए उसे काफी डांट पड़ती है। यहाँ पे ची को जाऊ पसंद था, इसीलिए उसकी मदद कर रही थी, लेकिन उसकी हालत अभी काफी खराब थी, इसीलिए उनमें से ही एक योद्धा उसके शरीर में रखने के लिए लाइफ और डेथ का एक चार्म देते हैं। ची उसके शरीर पे ये चार्म रखती है, जिससे वो सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि उसमें काफी सुपर पावर भी आ जाती है और वो लोग उसे वापस शहर में छोड़ देते हैं। तो दूसरी जगह इन तीनों डीमन का जो लीडर रहता है बी फांग, वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के शरीर में चला जाता है ताकि वो धंजिया की शक्ति को आसानी से पा सके। यहाँ पे जाओ के पीछे पुलिस लगी हुई थी, इसीलिए वो कहीं पे छुप जाता है। वहीं पे उसे वो बुजुर्ग दिखाई देते हैं जिन्हें अक्सर वो खाना दिया करता था। अब रात में जाओ काफी दुखी था कि उसके कारण उसके पिता को जेल हुई है। तभी वो बुजुर्ग उसे समझाते हैं कि इंसान का कर्म ही उसे दूसरों से अलग रखता है और तुम साफ मन के इंसान हो, इसलिए हमेशा इसी मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। अब उन बुजुर्ग को ठंड लग रही थी, इसीलिए जाओ उन्हें आग के पास लेके जाता है और तभी वो एक पुतले में बदल जाते हैं और उनकी स्पिरिट बाहर निकलती है। ये बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि मास्टर टीलाओ थे, जो धंजिया की शक्ति उन तीनों डीमन से लेके भाग रहे थे। जाओ एक अच्छा इंसान होने के कारण वो उसे धंजिया की शक्ति प्रदान करते हुए एक दूसरे दुनिया में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो उसे धंजिया की शक्तियों के बारे में समझाते हैं और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा उससे लेते हैं। वो जैसे ही बाहर आता है उसे समझ आता है कि उसमें अब सुपर पावर है, इसीलिए वो सबसे पहले जेल में जाता है अपने पिता को छुड़ाने के लिए। लेकिन उसके पिता काफी ईमानदार इंसान थे, वो आने से मना करते हैं क्योंकि वो उनके सिद्धांतों के खिलाफ था। अगर वो जेल से भागते हैं तो ये साबित हो जाता कि उन्होंने वो मूर्त चुराई थी। वो जाओ को झूठ कह के उसे शहर के बाहर भेज देते हैं और अगले ही दिन उन्हें फांसी की सजा होने वाली थी। लेकिन जाओ को जब ये बात समझ आती है तब वो वापस लौट आता है और वो सारे सैनिकों को मारते हुए अपने पिता को बचाने के लिए जाता है। तो सारे सैनिक जाओ को काफी मारने लगते हैं, उसकी जान जाते जाते बचती है, लेकिन उसका शरीर जल के वापस ठीक हो जाता है और जो डीमन छुपे हुए थे वो बाहर आते हैं। वो समझ जाते हैं कि उसमें धंजिया की शक्ति है, इसीलिए ये ठीक हो गया। अब वो उस पे हमला करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही खराब हो जाता है। उसी समय योद्धा भी आ जाते हैं। एक डीमन बड़े से सांप का रूप लेता है और इन्हीं योद्धा पे हमला करने लगता है। इनकी काफी लड़ाई शुरू होती है। इसी दरम्यान ची जाओ की मदद करने के लिए जाती है ताकि उसके पिता को छुड़ा सके, लेकिन डीमंस का लीडर बी फांग सामने आता है और ची को जख्मी करता है और जानबूझ के जाओ के पिता को उधर ही मार देता है। ये देख जाओ आग बबूला हो जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि आसपास पूरी धंजिया की शक्ति वो फैला देता है, जिसके कारण बहुत ही नुकसान हो जाता है। हर जगह तूफान आने लगता है। ये देख योद्धा उसे बेहोश करते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं और वहाँ से अपने टेम्पल में लेके जाते हैं। जाओ को कुछ समय के बाद होश आता है और उसे अपने पिता का बदला लेना था, इसीलिए गुस्से में वो निकलने ही वाला था, लेकिन योद्धा उसे रोकते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला, धंजिया की शक्ति तुम्हारे भीतर है, हम उसे निकाल लेते हैं, वो शक्ति हमारे पास रहेगी और तुम अपने रास्ते चले जाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। या फिर तुम धंजिया की शक्ति अपनाओ, हमारे साथ एक योद्धा बन के रहो, लेकिन इस रास्ते में तुम्हें कई सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तुम हमेशा दूसरों की सेवा करोगे और रिवेंज के बारे में भूल जाओगे। अब जाओ काफी सोचता है और वो दूसरा रास्ता अपनाता है और उनके साथ शामिल होकर एक शक्तिशाली योद्धा बनने का सोचता है, जहाँ पे ये सारे योद्धा उसे ट्रेनिंग देते हैं। इसी दरम्यान वो ची को पूछता है कि तुम इतनी बड़ी योद्धा हो पर फिर भी तुम हमेशा मार्केट में उन लोगों से बुली होती थी, सब लोग तुम्हें सताते थे, तुमने अपनी शक्ति इस्तेमाल क्यों नहीं की? तभी वो कहती है कि हम इस शक्ति को इंसानों पे यूज नहीं कर सकते, हमें इंसानों के बीच में उन्हीं की तरह रहना पड़ता है। उसे पूछता है कि तुम्हारी शक्ति क्या है? तब वो बताती है कि बाकी योद्धा की तरह मेरे पास जन्म से कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे वंशजों का ये लॉकेट है जिससे मैं काफी तेजी से दूसरी जगह जा सकती हूँ और मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी। और तभी उसे याद आता है कि जब वो पुलिस के हाथों पीट रहा था तभी ची ने ही उसे बचाया था। ची उसे पसंद करती थी लेकिन वो जाओ को बता नहीं पाती। अब कुछ दिन बीत जाते हैं इनकी ट्रेनिंग में और जाओ काफी एक्सपर्ट बन जाता है, उनके क्लान में शामिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने शक्तियों पे काबू पाने लगता है वो अगले ही दिन अपने पिता का बदला लेने के लिए बी फांग से लड़ने के लिए अकेले चला जाता है, जहाँ पे उसे बी फांग की ताकत का अंदाजा भी नहीं था। और बी फांग पे हमला करने के बाद वो एक ही झटके में उसके शरीर से
दंजिया की शक्ति निकाल लेता है और उसे खुद कंज्यूम करता है। और झाओ को वो मारने ही वाला था, लेकिन तभी ची बीच में आ जाती है और वो जख्मी हो जाती है। वो उसी के लॉकेट की मदद से वापस टेम्पल में उसे लाता है, जिसे देख बाकी के योद्धा झाओ पे काफी भड़क जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि ये योद्धा इसीलिए बना है ताकि अपने पिता का बदला ले सके, जिसके कारण एक योद्धा उसे बहुत ही मारती है। लेकिन अभी बीफांग के पास दंजिया की शक्ति आ गई थी और वो अब एक खतरनाक टूम को ओपन करने वाला था, जिससे बहुत ही खतरनाक डीमन अनलीश होता और हजारों लोगों की जान उसमें जाने वाली थी। और ऐसा ही होता है, दूसरी जगह पे बीफांग बहुत ही खतरनाक डीमन को पूरे शहर में छोड़ देता है और लोग उसके कारण मरने लगते हैं। इसीलिए सारे योद्धा झाओ को जादू के मदद से कैद करते हैं और खुद लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब झाओ उस डीमन के कारण बहुत ही खतरनाक हुआ था और इन योद्धा की बीफांग के साथ काफी लड़ाई होती है, लेकिन अंत में उसकी शक्ति के सामने ये सारे योद्धा टिक नहीं पाते। तो यहाँ पे झाओ गुस्से में बैठा हुआ था। उसे उन्हें बुजुर्ग मास्टर की बात याद आती है कि इंसान उसके कर्मों से पहचाना जाता है, उसे किसी भी ताकत की जरूरत नहीं होती। जैसे अग्नि खुद से जल के दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही इंसान की खुद की एक ताकत होती है जो उसे अपने मन पे काबू करके पानी है। उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं कि हर एक इंसान को हमेशा सच्चाई और सही मार्ग पे चलना चाहिए, और वो इन्हीं बातों को समझ जाता है और अपने मन को वो एकाग्र करने लगता है। और उसे एक बात समझ आती है कि दंजिया की शक्ति भले ही उसके शरीर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक योद्धा है और हमेशा रहेगा। अब इसके कारण उसका शरीर अग्नि में बदलने लगता है और वहाँ से वो सीधा निकलता है और उसी जगह पे आता है जहाँ पे लड़ाई शुरू थी। वो अपने मास्टर को छुड़ाता है और उसकी बीफान के साथ लड़ाई शुरू होती है। यहाँ पे बीफान भी कंफ्यूज होता है कि दंजिया की शक्ति मेरे पास है, फिर भी तुम कैसे जीत रहे हो। लेकिन वो उसे कहता है, अभी मैं ऐसे डिवाइन जगह पे आया हूँ जहाँ पे दंजिया की शक्ति तुम्हारे पास है, लेकिन वो मेरा ही हिस्सा है, वो मेरे ही भीतर है भी और नहीं भी। यानी एक तरह से वो अभी भगवान बन गया था और देखते ही देखते वो उस डीमन को हरा देता है और वापस उस टूम में उसे बंद कर देता है और इसी तरह अपने शहर को वो बचाता है। कुछ दिनों के बाद वो वापस शेरिफ का जॉब अपनाता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह रह रहा था और उसके साथ साथ क्लान में भी शामिल था। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।